Hello everyone, we are solving some questions which have been asked in the AQT examination. So ये long answer type of question है 2019-20 का पूछा हुआ. So this is saying that what are the merits and the demerits of the array. So merits and demerits of array को समझने के लिए मान लीजिए कि आपके पास एक array है, तो आप array में किसी भी इंडेक्स पोजीशन से एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं. तो आप ऐसा कह सकते हैं कि एक्सेस ऑफ द एलिमेंट्स इज वेरी इजी, क्योंकि किसी भी इंडेक्स से आप एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं. सो एक्सेस ऑफ द एलिमेंट इज इजी, ये इसका एडवांटेज हो गया. सिमिलरली एरे में कोई भी सर्चिंग ऑपरेशन आप अप्लाई कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च, इंडेक्स सीक्वेंशियल सर्च कैन बी अप्लाइड वेरी इजीली ऑन द एरे, सो विच इज नॉट पॉसिबल ऑन, या विच इज नॉट सो वेरी इजी इन द अदर डेटा स्ट्रक्चर. ये तो इसके मेरिट्स हो गए. अब डीमेरिट्स में मान लीजिए कि आपने एक एरे क्रिएट किया है और वो 100 साइज का क्रिएट कर दिया है. ये एक स्टैटिक एरे है जो आपने 100 साइज का क्रिएट कर दिया है. और आप जब ऑपरेशंस कर रहे हैं, जब एलिमेंट्स को इनपुट करा रहे हैं यूजर से, तो यूजर को 100 से ज़्यादा एलिमेंट्स की जरूरत है. तो उस केस में आप क्या होगा कि हमारी मेमोरी शॉर्ट पड़ जाएगी. तो चूंकि हमने प्री डिफाइंड साइज का एरे यूज किया है और मेमोरी शॉर्ट पड़ सकती है. सिमिलरली मान लीजिए कि आपने एक बी एरे डिक्लेयर किया और लेट्स से आपने 1 लाख साइज का ये बी एरे डिक्लेयर कर दिया. स्टैटिक साइज आपने 1 लाख साइज का डिक्लेयर कर दिया. अब आप जब इसमें जब आप इसको यूज कर रहे थे डेटा एलिमेंट्स को, तो यूजर के इनपुट के हिसाब से पता चला कि आपको केवल 500 एलिमेंट्स की जरूरत है. तो उस केस में 95,500 मेमोरी लोकेशंस आपकी वेस्ट चली गई. तो अगर आपने एरे को ओवर यूटिलाइज करना चाहा तो वो नहीं कर सकते. लेकिन अगर आप एरे को बड़े साइज का एरे डिक्लेयर करते हैं तो हमारा जो एरे है वो अंडर यूटिलाइज्ड रह सकता है. मेमोरी का काफी वेस्टेज इस केस में हो जाएगा. और एक और रीजन है जिससे कि जो कि डिमेरिट की तरह से काउंट होगा एरे का, कि एरे में जब भी हम इंसर्शन ऑपरेशन करते हैं, लेट्स से ये हमारे पास एक एरे है और उस एरे में किसी पर्टिकुलर पोजीशन पर हम इंसर्शन करते हैं. तो अगर हम यहाँ पे इंसर्शन करना चाह रहे हैं तो उस केस में मुझे इस पोजीशन से लेके आगे तक सभी एलिमेंट्स को एक एक पोजीशन आगे की तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा. तो ऑर्डर ऑफ एन शिफ्टिंग्स रिक्वायर्ड होती हैं किसी भी एलिमेंट को इंसर्ट अगर करना हो. सिमिलरली अगर मुझे एरे से किसी एक एलिमेंट को डिलीट करना है तो उस केस में आगे के सारे एलिमेंट्स को मुझे एक एक स्टेप पीछे की तरफ शिफ्ट करना होगा. तो उस केस में भी ऑर्डर ऑफ एन शिफ्टिंग्स रिक्वायर्ड होंगी. तो एरे में इंसर्शन और डिलीशन ऑपरेशंस के कॉरस्पॉन्डिंग मुझे वर्स्ट केस में इतनी शिफ्टिंग्स करनी पड़ सकती हैं, ऑर्डर ऑफ एन शिफ्टिंग करना पड़ सकता है. सो दिस कैन बी काउंटेड एज द डीमेरिट ऑफ द एरे. यहाँ पूछा जा रहा है कि गिवन टू एरेज ऑफ इंटीजर्स इन असेंडिंग ऑर्डर, डेवलप एन एल्गोरिथम टू मर्ज दीज टू एरेज टू फॉर्म अ थर्ड एरे सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर. तो बहुत ही सिंपल सा ये प्रोसेस है. आप इसको रिकॉल कर सकते हैं कि आपने मर्ज सॉर्ट में भी कुछ कुछ ऐसा ही किया था. मर्ज सॉर्ट में जो मर्ज प्रोसीजर था, उसी प्रोसीजर को रिकॉल करते हुए ये प्रोसेस लिखते हैं. यहाँ कहा जा रहा है कि आपके पास दो एरे ऐसे गिवन है जो कि सॉर्टेड है. तो लेट्स टेक एन एग्जांपल. मान लेते हैं कि हमारे पास एक एरे है जिसमें कि एलिमेंट है 2, 10, 20 एंड 40. ये पहला एरे मेरा है. और लेट्स से कि मेरे पास एक और एरे है जिसमें कुछ और एलिमेंट्स हैं. लेट्स से इसमें 3 है, 7 है, 12 है, 15 है और 25 है. पहले वाले एरे में एक और एलिमेंट लेट्स से वो 50 है. तो इन दोनों को हम मान लेते हैं कि ये ए एरे है और ये बी एरे है. जो ए एरे का जो साइज है वो लेट्स से एम है और बी एरे का जो साइज है वो एन है. इंसिडेंटली इसमें दोनों सेम हो गए ना, ये मैं इसको चेंज कर देता हूँ. लेट्स से यहाँ पे 27 भी है. तो ये 6 एलिमेंट्स हो गए, दोनों डिफरेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए. तो पहले एरे में एम एलिमेंट्स हैं, फिर दूसरे एरे में एन एलिमेंट्स हैं. अगर हम इनके इंडेक्सेस को मार्क करें तो पहले वाले में ये 0 इंडेक्स, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4. दूसरे में ये 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स, 4 इंडेक्स एंड 5 इंडेक्स. एक तीसरा एरे ले लेते हैं जो कि फाइनल एरे की तरह से ट्रीट होगा और इसमें एलिमेंट्स को हम इंसर्ट करेंगे. और इनिशियली हम मान लेते हैं कि 0 इंडेक्स पे हमें, और एक के इंडेक्स है जो कि 0 इंडेक्स पे. एक आई इंडेक्स हम मान लेते हैं जो कि पहले एरे के पहले इंडेक्स पे है, और जे मान लेते हैं जो कि दूसरे एरे के जे इंडेक्स पे है. अब हम कंपैरिजंस परफॉर्म करेंगे पहले आई एलिमेंट ऑफ ए एरे विद द जे एलिमेंट ऑफ बी एरे. जो भी छोटा होगा वो सी एरे में इंसर्ट हो जाएगा. जैसे कि यहाँ पे 2 इज लेस देन 3,
तो हम 2 को इंसर्ट कर देंगे सी एरे में और के को आगे शिफ्ट कर देंगे। क्योंकि एलिमेंट ए एरे से आया इसलिए आई आगे बढ़ जाएगा। नाउ हम 3 और 10 को, मतलब कि बी एरे के जे एलिमेंट को ए एरे के आई एलिमेंट से कंपेयर कर रहे हैं। क्योंकि बी एरे का एलिमेंट छोटा है इसलिए बी एरे का एलिमेंट फाइनल एरे में ऐड होगा और जे आगे की तरफ बढ़ जाएगा। ए को भी हमें आगे शिफ्ट करना है। नाउ ए एरे का ith एलिमेंट 10 है, बी एरे का jth एलिमेंट 7 है। 7 और 10 कंपेयर हो रहे हैं, 7 छोटा है इसलिए इसको हम फाइनल एरे में ऐड कर देते हैं और जे को आगे बढ़ा देते हैं। नाउ ए आई और बीजे 10 और 12 का कंपैरिजन हो रहा है। 10 छोटा है तो फर्स्ट एरे से 10 को हम इसमें ऐड कर देते हैं फाइनल एरे में ए पोजीशन में और आई को आगे शिफ्ट कर देते हैं। ए आई बीजे का कंपैरिजन में पता चला आपको कि 12 छोटा है 20 से, बी एरे का एलिमेंट, तो बी एरे का एलिमेंट ऐड हो जाएगा फाइनल एरे में और जे इंक्रीमेंट हो जाएगा। वंस अगेन 15 इज लेस देन 20, बी एरे से एलिमेंट आ रहा है के एरे में, सी एरे में, और जे को हमने इंक्रीमेंट कर दिया। 20 25 का हमने कंपैरिजन किया, 20 छोटा है, फर्स्ट एरे से एलिमेंट आ रहा है फाइनल एरे में और आई को हमने इंक्रीमेंट कर दिया। 25 40 में 25 छोटा है, सी एरे में 25 को ऐड कर देते हैं और जे को इंक्रीमेंट कर देते हैं। फिर नेक्स्ट एलिमेंट जो हमारा है वो 27 और 50 कंपेयर हो रहा है, 27 एंड 40 कंपेयर हो रहा है। 27 छोटा है, 27 बी एरे से आएगा फाइनल एरे में और हमने 27 को ऐड करके जे को इंक्रीमेंट किया। जैसे ही जे को इंक्रीमेंट किया वैसे ही जे अपने लिमिट को क्रॉस कर गया। जो जे की लिमिट थी वो 0 से n-1 थी, जे n हो गया इसका मतलब इसकी लिमिट क्रॉस हो गई है। इस केस में ए एरे के बचे हुए जो भी एलिमेंट्स हैं उसको हम 1 बाई 1 फाइनल एरे में इंसर्ट कर देंगे। तो पहले 40 इंसर्ट किया एंड देन 50 इंसर्ट किया। इस केस में ए एरे में कुछ एलिमेंट्स बच गए थे। ऐसा भी हो सकता था कि बी एरे में एलिमेंट्स बच जाते तो हम उनको 1 बाई 1 फाइनल एरे में ऐड कर देते। यही प्रोसेस हम यूटिलाइज करेंगे। लेट्स से कि जो प्रोसेस हम लिखने जा रहे हैं उस प्रोसेस का नाम है मर्ज एरे। और मर्ज एरे प्रोसेस में जो गिवन है वो है एक ए एरे जिसकी साइज है m, एक बी एरे जिसकी साइज है n। इससे हम क्या करेंगे, एक सी एरे बनाएंगे। सी एरे का जो साइज होगा वो m+n होगा। हम आई को इनिशलाइज करते हैं 0 इंडेक्स पे, जे को भी इनिशलाइज करते हैं 0 इंडेक्स पे, के को भी इनिशलाइज करते हैं 0 इंडेक्स पे। हम कंपैरिजंस तब तक करेंगे जब तक कि ए आई और बीजे का कंपैरिजन पॉसिबल है। सो यहाँ पे एक प्रोसेस हम लिख रहे हैं जिसपे हम कह रहे हैं कि जब तक आई अपनी लिमिट में है इसका मतलब आई इज लेस देन एम एंड जे भी अपनी लिमिट में है इसका मतलब कि जे इज लेस देन एम, तभी तक कंपैरिजन पॉसिबल है। अगर इनमें से कोई भी एक एक्सीड कर गया तो कंपैरिजन पॉसिबल नहीं होंगे। तो कंपैरिजन बहुत सिंपल सा है कि अगर ए एरे का ith एलिमेंट इज लेस देन बी एरे का jth एलिमेंट, उस केस में हम ए एरे से एलिमेंट को पिक करेंगे और सी एरे के पोजीशन में डाल देंगे। चूंकि हमने एलिमेंट ए एरे से लिया है तो आई को हम इंक्रीमेंट कर देंगे और के को भी इंक्रीमेंट कर देंगे ताकि नेक्स्ट इंसर्शन नेक्स्ट अपडेटेड पोजीशन में हो। नाउ अभी हमने जो कंडीशन ली उसमें ए आई वॉज लेस देन बीजे। मान लीजिए कि अगर ऐसा हो कि बीजे इज लेस देन ए आई, तो उस केस में सी अरे के पोजीशन में हम बी अरे का जेथ एलिमेंट पिक कर डाल देंगे और इस केस में जे प्लस प्लस होगा एंड के प्लस प्लस होगा। फाइन। तो ये जो वाइल लूप है तब तक चलता रहेगा जब तक कि एलिमेंट्स मेरे पास प्रेजेंट हैं ए एरे में भी और बी एरे में भी। इनमें से किसी भी एरे में एलिमेंट्स अगर फिनिश हो गए तो बचे हुए एलिमेंट्स को हम 1 बाई 1 फाइनल एरे सी में ऐड कर देंगे। तो ये नीचे स्पेस नहीं इसलिए मैं राइट में लिख रहा हूँ। तो मान लेते हैं कि ये लूप मेरा फिनिश हो गया। अब अगर ए एरे में एलिमेंट्स बचे हुए हैं तो उनको हम 1 बाई 1 सी एरे में ट्रांसफर कर देते हैं, के प्लस प्लस एंड आई प्लस प्लस। ऐसा भी हो सकता है कि फर्स्ट एरे के एलिमेंट्स फिनिश हो गए हैं और सेकंड एरे में एलिमेंट्स बचे हों, तो उस केस में हम सेकंड एरे के बचे हुए एलिमेंट्स को सी एरे में ऐड कर देंगे। तो सी एरे के पोजीशन में हमने बी एरे का jth एलिमेंट डाल दिया, के प्लस प्लस कर दिया और जे प्लस प्लस भी कर दिया। तो ये 3 लूप्स मेरे पास हैं। अगर मैं इसका डिमार्केशन करूं तो ये 1 लूप, 2 लूप एंड 3 लूप। जो नंबर 1 लूप है वो तब तक चलेगा जब तक कि दोनों में एलिमेंट्स प्रेजेंट है। दोनों में से किसी में भी एलिमेंट फिनिश हो गए तो हम इस लूप से 1 नंबर से एग्जिट करेंगे। अगर पहले वाले एरे में एलिमेंट्स बचे हुए हैं तो आई लेस देन एम कंडीशन ट्रू होगी।
और इसमें बचे हुए सारे एलिमेंट्स को वन बाय वन इंसर्ट कर देंगे फाइनल एरे में। अगर पहले में एलिमेंट बचे हुए थे और सेकंड में नहीं बचे थे तो सेकंड में जे की वैल्यू एन ऑलरेडी हो चुकी होगी। इसका मीनिंग क्या है कि ये जो कंडीशन एंट्री कंडीशन है लूप नंबर 3 की, वो फेल हो जाएगी। तो याद हमारे इस केस में लूप नंबर 2 चला लेकिन लूप नंबर 3 नहीं चला। मान लीजिए कि ऐसा है कंडीशन कि फर्स्ट एरे के एलिमेंट्स फिनिश हो गए हैं और सेकंड एरे के एलिमेंट्स बचे हुए हैं। उस केस में आई की वैल्यू एम हो चुकी होगी। सेकंड वाले लूप की एंट्री कंडीशन फेल हो जाएगी, लेकिन चूंकि जे लेस देन एन होगा उस केस में 3 नंबर लूप चलेगा। तो 2 नहीं चलेगा और 3 चलेगा। तो इसका मतलब कि एट ए टाइम 2 और 3 में से केवल एक ही चलेगा, या तो 2 चलेगा या तो 3 चलेगा। लास्ट में आपको क्या करना है कि जो भी आपने एरे फाइंड किया सी एरे, उसको रिटर्न कर दीजिए जो कि आपका आंसर एरे है। सो दिस वे यू हैव आंसर दिस क्वेश्चन। कॉम्प्लेक्सिटी की अगर इसकी बात करें तो सी एरे में हर एक एलिमेंट कंपैरिजन के बाद ही इंसर्ट हो रहा है, और एक एलिमेंट को इंसर्ट करने के लिए हम एग्जैक्टली एक कंपैरिजन कर रहे हैं। इसलिए इस ये जो हम कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थीटा एम प्लस एन होगी, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट सी एरे में एम प्लस एन होंगे और हर एक एलिमेंट कंपैरिजन के बाद ही इंसर्ट हो रहा है सी एरे में। इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की अगर हम बात करें तो हम यहाँ पे सी एरे यूज कर रहे हैं और सी एरे का साइज है एम प्लस एन। इसके अलावा हम कुछ वेरिएबल्स का भी यूज कर रहे हैं, जैसे आई जे और के वेरिएबल्स का। तो m+n+3 टोटल एक्स्ट्रा स्पेस हो गया जिसको हम अपनी तरफ से यूज कर रहे हैं। इसको अगर हम नोटेशंस के फॉर्म में लिखें तो थीटा m+n विल बी द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस एल्गोरिथम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।